अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका दिन एक नई एनर्जी के साथ शुरू हुआ होगा। और हम आज भी रिवायत आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिला नावल ओ गर्ल यू आर माइन एपिसोड 17, जिसको आपके लिए तहरीर करी हैं सैयदा तहसीन। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नावल की तरफ। आइए इंस्पेक्टर साहब, ये है वो दरिंदा जिसे अपनी बीवी को ही इंसान नहीं समझा बल्कि हैवानों की तरह ट्रीट किया है। गिरफ्तार कर लीजिए इसे और जेल में बंद करके खूब तवाज़ा कीजिए। इसे अच्छी तरह सबक सिखाइए कि इसका दिमाग दुरुस्त हो जाए और आगे से उसे ये सबक हासिल हो जाए कि एक औरत के साथ किस तरह पेश आया जाता है। ये पास इस बच्ची का बाप भी खड़ा है, ये भी इसी की तरह बेरहम है क्योंकि ये दरिंदा इनके सामने मौजूद है, लेकिन इन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। पड़ेगा भी कैसे? अपनी बच्ची को इसके हाथों बेच के ये तो बड़ी ज़िम्मा हो गए ना। अब चाहे ये जो मर्जी करता फिरे इस मासूम के साथ, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। पूछिए इस बेहिस बाप से कि क्या हुआ है उसकी बच्ची के साथ और मुजिम कौन है। डॉक्टर कुबरा ने बालात के पास पहुंचते ही इंस्पेक्टर को उसे गिरफ्तार करने के लिए कहा और साथ ही साथ उसे पुलिस को कशफ की सूरत हाल से भी आगाह किया। इनकी इस हरकत पर बालाज का गुस्सा तो अब सातवें आसमान को छू रहा था, जबकि साबिर चाचा तो उनकी बातों पर बौखला ही गए थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि डॉक्टर इतनी जल्दी एक्शन ले लेगी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं है, ये महज बात का पतंगर बनानी है। मैं पहले ही अपनी मिसेस की वजह से परेशान हूँ और ये बस मेरे गुस्से को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं। जानती नहीं है अभी मुझे। बालाज ने गुस्से से अपनी बात कहते हुए कोट की पॉकेट से मोबाइल निकाला। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा और ये तो थाने जाकर पता चल जाएगा कि ऐसी बात है या नहीं, जब अपनी बीवी पे दरिंदगी और बेजा तशद्दुद केस में आपको अंदर डालेंगे। इंस्पेक्टर ने उसकी बात के जवाब में तीखी निगाहों से उसे देखते हुए कहा, ज़रा धीरज रखिए। आप जानते नहीं हैं कि मैं कौन हूँ। वो मेरी बीवी है और ये हमारा ज़ाती मसला है। आप लोग होते कौन हैं बीच में इन्वॉल्व होने वाले? बालाज ने तड़क कर सवाल कर डाला। ज़ाती मसला नहीं रहा अब, क्योंकि तुम एक शौहर और इंसानों की तरह उससे पेश आते, उसे ट्रीट करते तो कोई तुम्हारी ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं करता। लेकिन तुम खुद भी जानते हो कि तुमने क्या क्या है, लिहाजा ये सवाल उठाना बेकार है। इंस्पेक्टर की बजाय डॉक्टर ने जवाब दिया था। क्या आपके पास वारंट है? आप ऐसे नहीं ले जा सकते मुझे। बालाज ने डॉक्टर की बात पर उसे घूरा और फिर पुलिस अमले की तरफ मुतवज्जा हुआ, जहाँ इंस्पेक्टर के हमरा 2-3 कांस्टेबल भी थे। देखिए डॉक्टर, कुबरा ने आपके खिलाफ कंप्लेन की है। फिर मिस कशफ की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं सबूत के तौर पर, और बाकी लड़की के वालिद को हम शामिल तफ्तीश करके आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। इंस्पेक्टर की बात का जवाब देने की बजाय बालाज ने लम्हे की ताख़ीर किए बिना अपने दोस्त डीएसपी शिराज को कॉल मिला डाली। शिराजी, हाउ आर यू यार? ओके लिसन, मैं इस वक्त डिफेंस के एक हॉस्पिटल में अपनी बीवी को लेकर आया हुआ हूँ। तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है और इस इलाके के थाने में तैनात पुलिस ऑफिसर रामेश रहीम बगैर वारंट के मुझे गिरफ्तार करने पहुँच गया है, जबकि मामला ज़ाती नौयत का है। हम मियाँ बीवी का है, लो उससे बात करो और इसे समझाओ कि ख्वामख्वाह मुझसे उलझने की कोशिश मत करे। मैं पहले ही अपनी मिसेस की वजह से खासा अपसेट हूँ। बालाज ने रस्मी सलाम दुआ के बाद शिराज को कॉल करने का मकसद वाज़ेह किया, तो वो भी कशफ की तबीयत का सुनकर अफसोस का इजहार कर गया कि इंस्पेक्टर ने गलत किया है। साथ ही उससे बात करवाने को कहा और फिर शिराज रब्बानी ने रामेश की अच्छी खासी कर दी थी कि जवाबन वो एक्सक्यूज़ करने लगा। रामेश, ये क्या करते फिर रहे हो? ऐसे ही बिना वारंट के तुम किसी को भी गिरफ्तार करने पहुंच जाओगे, और वो भी मामले की नौयत जाने बगैर। शिराज अब रामेश के साथ सख्त लहजे में मुखातिब था कि इंस्पेक्टर रामेश ने बात काटने की जसारत की ताकि वजाहत दे सके कि असल बात क्या है। बालाज ने तो अपनी कहानी कह ली है, अब वो भी उसे हकीकत बता सके। लेकिन सर, वो भी वजाहत देना चाहता था, लेकिन शिराज ने उसकी बात मुकम्मल नहीं होने दी थी। रामेश, लेकिन वेकिंग को छोड़ो और जो कह रहा हूँ वो करो। अभी सर से सॉरी बोलो और थाने वापस चले जाओ। कार्रवाई करने के लिए तुम्हें और बहुत सी कंप्लेंट्स मिल जाएंगी, पकड़ने के लिए और बहुत से लोग भी मिल जाएंगे। वो भाई है मेरा, इसलिए आइंदा ऐसी हमाकत करने के मुतालिक सोचना भी मत। ऐसा वैसा कुछ हुआ भी तो मैं खुद देख लूँगा, हैंडल कर लूँगा। डू यू अंडरस्टैंड? शिराज रब्बानी ने तो इंस्पेक्टर रामेश की अच्छी खासी करके बोलती ही बंद कर दी थी। यस सर। वो बात के अख्ताम पर सल्यूट के साथ कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए शिकस्त खोरदा तासुरात के साथ डॉक्टर को देखकर बालाज को मोबाइल वापस कर गया। सॉरी सर, हमें इल्म नहीं था।
रामेश ने डॉल डिस्कनेक्ट होते ही बालाज को मुखातिब करते हुए माफ़ी मांगी, जबकि वो मुस्कुराते हुए सर को हिला गया। गोया सब कुछ भुलाए हुए इस मुस्कुराहट में एक जीत की खुमारी थी, जो डॉक्टर कुबरा को तो किसी तौर ना भाई। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? बजाय कि इसे गिरफ्तार करें, उल्टा आप इससे ही माफ़ी मांग रहे हैं ताकि ये अपने कानूनों पर डटा रहे। क्या अब यही रह गया है हमारे मुल्क का कानून? और क्या कानून के रखवाले ऐसे ही इंसाफ फराहम करेंगे लोगों को, इस जैसे भेड़ियों को खुला छोड़कर, ताकि ये बिनते हवा पर जुल्म ढाते रहें? डॉक्टर कुबरा तो इंस्पेक्टर के बाला से एक्सक्यूज करने पर बुरी तरह बिगड़ गई थी। बस डॉक्टर कुबरा, बहुत सुनी मैंने आपकी बातें। अब ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। आपके हक में बेहतर यही होगा कि ज़बान को कंट्रोल में रखें और मुझसे बहस की बजाय अपनी पेशेंट पर फोकस करें। बालाज उनकी बात सुनकर शहादत की उंगली उठाए हुए दुरुस्त लहजे में उन्हें वार्न कर गया। देख रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, अभी तो कानून के रखवाले सामने खड़े हैं और ये शख्स आपके सामने ही मुझे भी धमकी दे गया है। जाने वो मासूम रोज उसकी तरफ से कितने जुल्म सहती होगी। डॉक्टर कुबरा कहाँ उसकी बात का असर लेने वाली थी, बल्कि वो रामेश को मुखातिब किए बालाज की हरकत और बातों पर रोशनी डाल रही थी। देखिए मैडम, जब इनके खिलाफ किसी ने FIR ही नहीं कर पाई और लड़की के वालिद को भी फर्क नहीं पड़ा, तो आप इसे अपना दर्द सर क्यों बना रही हैं? और मुझे ऊपर से ऑर्डर मिले हैं और मैं कुछ नहीं कर सकता। बेहतर यही है कि आप भी इस पेशेंट की वकालत करने या मुद्दई बनने की बजाय बाकी पेशेंट्स को देखें और अपनी ड्यूटी करें। ओके सर, हम चलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और एक बार सर को फ़ोन लगाकर बता दीजिएगा कि हम माज़रत ख्वाही के साथ वापस पलट गए हैं। रामेश उससे मुसाफिर करते ही डॉक्टर की बात को रद्द करते हुए उल्टे कदम लौट गया था। मेरी पावर तो आप देख ही चुके हैं डॉक्टर कुबरा फरमान। बेहतर होगा कि मुझ पर मगजमारी करने या मेरे साथ महाज खड़ा करने की बजाय आप पेशेंट पर तवज्जो दीजिए और मुझे वो जल्द अज जल्द ठीक चाहिए। बालाज इंस्पेक्टर के जाते ही आगे बढ़ा और डॉक्टर कुबरा की आंखों में आंखें डालें एक एक लफ्ज चबाकर बोला। जवाबन वो भी सर फिरे और घमंडी शख्स को देखकर तिलमलाते हुए उसकी साइड से निकल गई थी। शहाब साहब ने भी मीटिंग से फारिग होते ही हॉस्पिटल का चक्कर लगाया था, जबकि आबदा और सफ़ीर भी इस दौरान मीनू की अहवाल पुरसी के लिए पहुंच चुके थे। अब कैसी हो मेरी बच्ची? हम तो कल ही आ जाते, लेकिन असफी ने बताया ही नहीं। उसने तो शाम में मुझे तुम्हारे बारे में बताया और फिर साथ आने से भी मना कर दिया कि अब सुबह चक्कर लगाइएगा। अब कैसी? आबदा ने मीनू को पेशानी पर बोसा देते हुए रसान से कहा। मैं ठीक हूँ आंटी, आप बताइए, कश्यप का कुछ पता चला? मीनू ने पास खड़ी आबदा का हाथ थामे हुए फिक्र से पूछा, जबकि उसकी बात पर नागहा ही शहाब साहब भी मुतवज्जा हुए थे, जो सफ़ीर साहब के साथ खड़े रस्मी सलाम दुआ कर चुके थे। कुछ पता नहीं चला, जाने किस हाल में होगी मेरी बच्ची। कल से मेरा दिल बहुत घबरा रहा है मीनू बेटा, किसी पल चैन नहीं पड़ रहा, लेकिन क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रही। जाने कहाँ चली गई है वो, लगता है किसी ने अफवाह। आबदा तो कश्यप के जिक्र पर अपना अहवाल बयान करती बुरी तरह से सकने लगी थी, जबकि असफी ने आगे बढ़कर माँ को सहारा दिए सोफे पर ला बिठाया और अब साइड टेबल पर पड़ी बोतल से उनके लिए पानी उंडेले उन्हें पानी पिलाते हुए उनका हौसला बढ़ाता रहा था। मामा प्लीज़ संभालें खुद को, हम ढूंढ रहे हैं ना, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द मिल जाएगी। ऐसी बातें मत करें, मैं आज फिर थाने जाऊंगा और उसकी दोस्त की तरफ भी फिर से पता करूंगा, कुछ नहीं होगा उसे। असफी उन्हें तसल्लियाँ दे रहा था, जबकि शहाब साहब इस बात पर हैरत ज़दा से उन दोनों का मुंह तक रहे थे। आखिर शहाब साहब ने अपनी हैरत पर काबू पाते हुए ज़बान को जहमत दी और आगे बढ़ते हुए अब उसके शाने पर हाथ रखे सवाल करना थे। अंकल, मीनू के एक्सीडेंट से एक रोज़ कबल से ही कश्यप लापता है। उसका कुछ पता नहीं चल रहा, जबकि हर जगह पता करवा चुका हूँ। उस रोज़ वो यूनिवर्सिटी से घर वापस ही नहीं लौटी। शहाब साहब को उसकी बात पर रंज पहुंचा था, जब ही तासुब से सर झटक कर रह गए। अंकल, पहले रोज़ मुझे कुछ होश नहीं था, परेशानी में बस दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, और फिर अगले रोज़ ही तो सुबह मीनू का एक्सीडेंट हो गया था, एक नई परेशानी, और फिर आपकी तबीयत भी तो ख़राब हो गई थी। बस इसीलिए आपको कुछ भी बताने से खुद को बाज रख गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आपको पराया समझते हैं, आप हमारे बड़े हैं, आपने सोच भी कैसे लिया? असफी ने पलट कर उन्हें देखा और हकीकत से आगाह करके उनकी गलतफहमी को दूर करना चाहा। ठीक है बेटा, मैं समझ सकता हूँ, बस थोड़ा जज्बाती हो गया था।
तुम ये बताओ कि क्या पुलिस को कोई सुराग मिला है? शहाब साहब भी उसकी परेशानी भांपते हुए बड़ेपन का मुजाहरा कर गए और अब उसे कशफ की बाबत सवाल कर रहे थे। नहीं अंकल, कल तक तो कोई अपडेट नहीं थी। यही कह रहे थे कि वो उस केस पर काम कर रहे हैं और जैसे ही कोई इत्तला या सुराग मिला वो इन्फॉर्म कर देंगे। आज फिर थाने जाऊंगा। असफी ने उन्हें तमाम सूरत हाल से आगाह किया, जबकि चेहरे पर कर्ब और फिक्र के मिले जुले तासुरात नुमाया थे। बालाज का दोस्त है डीएसपी शिराज रब्बानी, मैं उससे बात करता हूँ। फिर ही ये लोग हरकत में आएंगे और ठीक से इस केस पर काम करेंगे, शहाब साहब ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, जबकि उन्हें नहीं पता था कि उनका बेटा पहले ही असफी के घर के करीबी थाने में शिराज से कॉल करवा चुका था। जब भी वो कोई खातिर ख्वाह कार्रवाई नहीं कर रहे थे, बस उन्हें झूठी तसल्लियां देने का काम कर रहे थे। मीनू उस दौरान मुसलसल असफी को ही देख रही थी, जो कर्ब की कैफियत से दो चार खड़ा था। उसका जी चाहा कि वो आगे बढ़कर उसका हौसला बढ़ाए, उससे बात करे, लेकिन सबकी मौजूदगी में वो सिर्फ ऐसा सोच कर रह गई। जाने ये उनके दरमियान बनने वाली दोस्ती के रिश्ते का करिश्मा था या वाकई में उसे असफी के कदर जानने के बाद उससे मोहब्बत होने लगी थी। सफ़ीर साहब तो अहवाल पुरसी के बाद ऑफिस चले गए थे, क्योंकि अभी उन्होंने लंच टाइम में यहाँ का चक्कर लगाया था, जबकि आबदा वहीं मीनू के पास रुक गई थी और उसके लिए फ्रूट काट रही थी, जबकि मीनू उन्हें तसल्लियां भी देती जा रही थी कि वो फिक्रमंद ना हो, जल्द ही कशफ का पता चल जाएगा। इस दौरान असफी थाने का चक्कर लगा आया था, लेकिन इस बार भी मायूस ही लौटा था। शहाब साहब ने शिराज को कॉल की थी और उसे बज़ाहिर मदद की हामी भर ली थी, लेकिन दूसरी तरफ उसने बालाज को फ़ोन करके शहाब साहब की कॉल के मुतालिक भी बता दिया था। तो बालाज का जवाब था, शिराज, तुम जानते हो कि इस सूरत हाल में तुम्हें क्या करना है। बालाज ने सपाट से अंदाज में कहा था, जानता हूँ यार, इसीलिए शहाब अंकल को तसल्ली देने के बाद तुम्हें सारी बात बता रहा हूँ। अब उन्हें क्या बताता कि इस थाने में भी मैंने ही कॉल की है, जब भी कोई पेशरफ नहीं हो रही। लेकिन तुम कब तक इस शादी को छुपा कर रखोगे? क्या इरादे हैं तुम्हारे? मैं तो कहता हूँ शादी तो वैसे भी कर ही ली है, अब के सबके सामने डिक्लेयर भी कर दो, घर ले जाओ भाभी को। शिराज अपने सामने मेज पर एक केस की खुली हुई फाइल से नजरें हटाते अब पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जा था और उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। वो भी बालाज की ये खुफिया शादी अटेंड कर चुका था। तुम्हारी भाभी ठीक होती हैं तो इस बारे में भी कुछ सोचता हूँ। बालाज अब कशफ के पास ही मौजूद था। जब भी उसे देखते हुए उसने बात मुकम्मल की, जो अभी तक होश व खर्च से बेगाना पड़ी थी। सुबह भी तुमने नहीं बताया था भाभी को हुआ क्या है और पुलिस का आना, मुझे बात कुछ हजम नहीं हुई थी। शिराज ने सुबह वाले वाक्य से कई मतलब अखज़ कर लिए थे, लेकिन फिर भी वो बालाज से सुनना चाहता था कि असल बात क्या है। कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, बाद में बात करूंगा। बालाज ने उसकी बात का जवाब देने की बजाय अभी भी टाल मटोल से काम लिया था, जबकि शिराज को उसकी बात से वाज़ेह हो गया था कि क्या बात है और वो क्या छुपाता फिर रहा है। ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन जब शादी की है तो अच्छे से निभाओ यार। इस रिश्ते के तकाज़ों को मोहब्बत से और बाहिमी रज़ा से ही पूरा किया जाए तो ज़िंदगी खूबसूरत गुजरती है, वरना फिर दोनों तरफ ज़हनी सुकून तो बर्बाद होता ही है। लेकिन मोहब्बत, रिलेशनशिप और अंडरस्टैंडिंग सब कुछ ही मुतासिर होकर रह जाता है। सो हमारी भाभी को टीस करने की बजाय अच्छे से ट्रीट करो, वरना फिर मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे तुम्हें अंदर करवाने में। शिराज ने हल्के फुल्के अंदाज में, मजाक के अंदाज में उसे बहुत अहम बात समझाने की कोशिश की थी। बड़ा आया भाभी का तरफदार, वो मुझे टीस करती है तो जवाबन मुझे भी करना पड़ता है। जिस दिन वो ठीक हो गई उस रोज़ मैं भी ठीक हो जाऊंगा। बालाज ने अपनी तरफ से साफ गोई का मुजाहरा किया था। तुमने अगवा किया है उन्हें, फिर ज़बरदस्ती शादी भी रचा ली। अब ऐसे में क्या एक्सपेक्ट करते हो उस बेचारी से कि तुम्हारे पैर धो धो कर के पिए? कि तुमने इस पर बहुत बड़ा एहसान किया है, बड़ा अच्छा काम किया है। उसकी बदनामी करवा के उसके घर वालों का क्या हाल होगा, ये सोच सोच के उसे राइट है कि वो तुमसे रूड रवैया रखे, लेकिन तुम्हें ऐसा कोई राइट नहीं है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम उससे बदला लो। समझ रहे हो ना? मोहब्बत की है, शादी की है तो मोहब्बत से पेश आओ। उसके दर्द को समझ के उन्हें समझने की कोशिश करो, ना कि तुम उसे मज़ीद अजियत में मुब्तला करो। ख्याल रखो अपना भी और उनका भी, और इन तमाम बातों पर गौर करना। कोशिश करूँगा कि वक्त निकाल के चक्कर भी लगाऊं। शिराज ने अच्छा खासा लेक्चर देने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी।
جبکہ بالاج کا چہرہ بے تاثر تھا۔ پتہ نہیں اس کے پلے کوئی بات پڑی بھی تھی یا نہیں۔ شام کو عبد اور شہاب صاحب تو گھر واپس چلے گئے تھے، جبکہ اسفی مینو کے پاس رکا تھا۔ آپ بہت پریشان ہیں اسفی؟ مینو نے اس کا چہرہ پڑھتے ہوئے پوچھا۔ بس کشف کی بہت فکر ہو رہی ہے، ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا، اسفی نے تھکان بھرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ آپ پریشان نہیں ہو، پریشان ہونے سے بھی تو کچھ نہیں ہوگا نا۔ بابا نے بات کی ہے نا بالاج بھائی کے دوست سے، وہ جلد ہی اسے بازیاب کرا لیں گے۔ مینو اسے تسلیاں دے رہی تھی اور وہ بس اس کے بدلے ہوئے رویے کو محسوس کرتے ہوئے حیران ہو رہا تھا۔ کشف کے ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ بالاج اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے بغور دیکھ رہا تھا، لیکن فی الوقت اس کا ذہن کہیں اور ہی بھٹک رہا تھا، جبکہ وہ ابھی ہوش و خرچ سے بیگانہ نڈھال پڑی تھی۔ بالاج کی نگاہ اب اس کے نرم و نازک ہاتھ سے ہٹ کر اذیت کی کہانی کہتے ہوئے اس کے چہرے پر جا ٹکی تھی۔ گو کہ آکسیجن ماسک نے اس کے آدھے چہرے کو کور کیا ہوا تھا۔ وہ جانے اس کے چہرے پر کیا کھوج رہا تھا، اپنی طرف سے دی جانے والی اذیت کو یا اس معصوم کی یہ سب سہنے کی طاقت کو۔ شام ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ وہ بھی ایک آس کے ساتھ وہیں اس کے سرہانے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے بیٹھا اسے یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کی آنکھیں کھلنے لگی تھیں۔ ہوش میں آنے کے بعد اعصاب پر تکلیف تو بری طرح حاوی ہوئی ہی تھی، لیکن تکلیف دینے والے کو سامنے دیکھ کر اس کی آنکھوں کا خوف کہیں بڑھ گیا تھا۔ وہ آنکھیں اب خوف سے پوری طرح کھل چکی تھیں اور اس شخص کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیکھ کر ذہن جیسے مفلوج ہونے کو تھا۔ آکسیجن ماسک کے باوجود اس کا سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ ماسک میں گہرے سانس لینے سے دھندلاہٹ سی چھانے لگی تھی۔ اس کی سانسیں وہ سب یاد کر کے اور اس شخص کو سامنے دیکھ کر ہی اکھڑنے لگی تھیں۔ ڈاکٹر ڈاکٹر، نرس ڈاکٹر کو بلائیے، ہری اپ۔ بالاج فوراً سے باہر کی جانب دوڑا اور اندر داخل ہوتی نرس کو حکم جاری کیا تو وہ اس کے عقب میں کشف کی حالت کو دیکھ کر فوراً سے واپس پلٹی اور تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر اس کے ساتھ اندر موجود تھی۔ آپ باہر جائیے پلیز، ہمیں اپنا کام کرنے دیجیے۔ ڈاکٹر کبریٰ بالاج سے مخاطب تھیں۔ آپ اپنا کام کیجیے، لیکن میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، بلکہ یہیں اپنی بیوی کے پاس ہی رکوں گا۔ بالاج پھر سے اس کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ اس حال کو پہنچا کے اب بیوی کی فکر ستانے لگی ہے، بڑھایا بیوی کا خیر خواہ۔ ڈاکٹر کبریٰ اور تو کچھ نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس کی ڈٹائی پر بڑبڑاتے ہوئے اسے کوس کر رہ گئیں۔ نرس، انجیکشن ریڈی کرو، پیشنٹ کی پلس بڑھ رہی ہیں۔ ڈاکٹر نے اسے انجیکشن لگا کر ایک بار پھر بالاج کو گھورا۔ دیکھیے مسٹر، شکر کریں کہ اسے ہوش آ گیا ہے اور یہ کچھ بہتر ہے، ورنہ آپ نے تو کسر نہیں چھوڑی تھی اسے موت کے گھاٹ اتارنے کی، اور اب اگر آپ اس طرح اس کے سامنے رہیں گے تو وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگی، بلکہ اس کی حالت مزید بگڑتی جائے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ باہر جائیں اور اس بچی کے والد کو یہاں رکنے دیں تاکہ اس کے اعصاب ریلیکس رہیں، ورنہ سامنے اپنے مجرم کو دیکھ کر وہ بار بار خوفزدہ ہوگی اور اس طرح اس کی حالت بار بار بگڑتی جائے گی۔ لہٰذا آپ اس کی سلامتی چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پیشنٹ جلدی ٹھیک ہو تو پلیز باہر چلے جائیے۔ اب کی بار ڈاکٹر کبریٰ نے اسے تھوڑے ملتجی لہجے میں بات کی تھی کہ شاید اس سر پھرے شخص کے دماغ میں کوئی بات سم ہو جائے، اور ان کا ہر با کاریگر ثابت ہوا تھا۔ وہ کشف کے ہاتھ کو آہستگی سے بیڈ پر رکھے کرب سے لب بھیجتے باہر نکل گیا تھا۔ کچھ دیر لگی تھی، لیکن انجیکشن کا اثر تھا یا بالاج کے دور جانے کا، اس کی طبیعت کچھ سنبھلنے لگی تھی۔ اب صابر چاچا اس کے پاس موجود تھے۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ جڑے رہی گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔